हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर वर्टी आज फिर स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का एक नए लेक्चर में, एक नए टॉपिक के साथ में। राइट, तो जैसे कि हमारा क्या चल रहा है, 12th स्टैंडर्ड में पहला चैप्टर चल रहा है हमारा मैथमेटिकल लॉजिक। हमारे ऑलमोस्ट 17 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए। आज का हमारा लेक्चर नंबर 18 है। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है ये एक्चुअली इतने ज़्यादा लेक्चर्स नहीं लगते, बट हमारा कैसा है, हम छोटे छोटे वीडियोस में आपको सिखाने का ट्राई करते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 18 है और उसमें आज हमारा नए एक्सरसाइज 1.4 के लिए पहले जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो वाला पढ़ाएंगे। आज क्या टॉपिक है, तो अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स, मतलब हम क्या स्टेटमेंट्स पैटर्न्स देख रहे हैं, इसमें क्या क्या देखा हमने इसके पहले के लेक्चर्स में। देखो, टॉटोलॉजी देखा और कॉन्ट्राडिक्शन देखा, कॉन्ट्रापॉजिटिव देखा, इम्प्लीकेशन देखा, निगेशंस देखा, बहुत कुछ देखा। अब आज हमारा टॉपिक कौन सा, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट पैटर्न्स तो आपको अच्छी तरीके से पता है, मैंने आपको बताया। तो आज इस पे हमारा क्या टॉपिक है, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। तो चलो मैं बताता हूँ क्या है अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। तो इसमें कुछ लॉज है, जो लॉज हमको काम आने वाले हैं। तो इसमें जो पहले नंबर का लॉ है वो है इनडेम्पोटेंट लॉ। क्या बोलेंगे हम इसको, इनडेम्पोटेंट लॉ। इनडेम्पोटेंट लॉ, इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, इनडेम्पोटेंट लॉ। ये लॉ का मतलब क्या है, P and Q will be equivalent to P और P और Q will be equivalent to P. This is nothing but इनडेम्पोटेंट लॉ। अब इसके जब एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये लॉ कहाँ पे हमको मेंशन करना है। हमको मेंशन करना पड़ेगा कि P और P आ गया तो उसको हम P लिख सकते हैं। कहाँ से लिखेंगे P, तो यहाँ से लिखेंगे। हमारे पास ये लॉ है इनडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, इंडिपेंडेंट लॉ का मतलब क्या है, P और P विल बी इक्विवेलेंट टू P। मतलब दो स्टेटमेंट, कोई भी अगर दो सेम स्टेटमेंट्स का अगर एंड लिया तो वो स्टेटमेंट हमको द सेम स्टेटमेंट मिलेगी। सिमिलरली और के लिए भी सेम है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या है, अब देखो, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये हमने बहुत बार ऐसे मतलब नॉर्मली अलग अलग पार्ट्स में पढ़े। तो बेसिकली उसका जो मीनिंग है वो सब जगह पे ऑलमोस्ट सेम है, बट टॉपिक वाइज डिफरेंट है। मतलब अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट्स की, कोई इधर स्टेटमेंट के हिसाब में रहेगा कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। राइट, इसके पहले आपने सुना होगा ना एसोसिएटिव क्या होता है, कम्यूटेटिव क्या होता है। तो देखो, इधर कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, इफ P एंड Q, अगर हमको दिया है P एंड Q तो वो किसके बराबर रहेगा, Q एंड P की। मतलब हम P एंड Q भी निकाले और Q एंड P भी निकाले तो उसके ट्रुथ वैल्यूज जो रहेंगे वो आइडेंटिकल होगी, सेम होगी। इसलिए हम बोलेंगे कि P एंड Q विल बी इक्विवेलेंट टू Q एंड P। हम उसको दोनों को एक ही बोलेंगे, मतलब दोनों की ट्रुथ वैल्यू सेम ही आने वाली। अगर P हमको कुछ स्टेटमेंट दिए, Q वाला स्टेटमेंट दिए, उनका अगर एंड किया, या हमको Q और P का अगर ऐसा एंड किया तो हमको सिमिलरली मिलने वाला। इन अदर केस, फॉर ऑल P और Q विल बी इक्विवेलेंट टू Q और P और Q विल बी इक्विवेलेंट टू Q और P। जैसा एंड का वैसा और का है। ये हो गया हमारा कम्यूटेटिव। इसको हम क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव लॉ। अभी हमारा कम्यूटेटिव हो गया। अभी हम देखेंगे एसोसिएटिव लॉ क्या है। एसोसिएटिव लॉ क्या है, एसोसिएटिव लॉ हमारा हमको ये बोलता है कि P एंड इन ब्रैकेट Q एंड R अगर लिखा होगा, मतलब हमको P एंड Q और तीन स्टेटमेंट का अगर एंड दिया है, तीनों का भी एंड है, लेकिन पहले का एंड किसके साथ है, बाद नेक्स्ट टू स्टेटमेंट्स के एंड के साथ में। मतलब ये देखो, Q एंड R का पहले ब्रैकेट में दिया, उसका एंड है P के साथ में। तो इसको हम एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से कैसे लिख सकते हैं, पहले दो स्टेटमेंट्स को एंड करके बाद में फिर तीसरे के साथ एंड कर सकते हैं। देखो, P एंड Q, उसके बाद उसका एंड थर्ड स्टेटमेंट के साथ में। दिस टू आर नथिंग बट सेम। मतलब पहले आप सेकंड और थर्ड का करो, बाद में फर्स्ट का करो तो भी सेम है, या पहले और दूसरे का करो उसका बाद उसका एंड तीसरे का साथ में किया तो भी सेम है। एट द एंड क्या मिलेगा हमको, P एंड Q एंड R। मतलब आप पहले ये दो का करके तीसरा इसके साथ करो, या ये दो का करके तीसरा इसके साथ करो, या तीनों का एक साथ करो। हमको एट द एंड क्या मिल रहा है, P एंड Q एंड R। हम इसको क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद में क्या है, एंड के बाद में फिर सिमिलरली और के लिए भी वही रहेगा, P और Q और इन ब्रैकेट Q और R। अब पहला स्टेटमेंट का और किया है, दूसरे और तीसरे के और के साथ, तो हम इसको इक्विवेलेंट कैसा किसके साथ बोल सकते हैं, पहला और दूसरे का और निकालो, उसके बाद में तीसरे स्टेटमेंट के साथ और करो। पहला और दूसरे का और है P और Q, बाद में तीसरे के साथ और है, और इसको हम क्या बोलेंगे, नथिंग बट P और Q और R। समझ में आएगा। चलो, ये हो गया तो आपका एसोसिएटिव लॉ। अभी हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है, इफ P एंड in bracket Q or R
अब इधर डिफरेंट है। आप बोलोगे सर इधर दोनों एंड थे तो हमने पहले दूसरे का भी किया और बाद में तीसरे का किया तो चलेगा। इधर नहीं, इधर इधर हम बोलेंगे हम तीनों भाई एक साथ हैं, इधर नहीं है। इधर तीनों भाई एक साथ क्यों नहीं है? क्योंकि पहला थोड़ा टेढ़ा है। इधर देखो पी है, पी का रिलेशन जो है वो एंड है दोनों के साथ में, मतलब पहले का जो स्वभाव है वो टेढ़ा स्वभाव का है। ये दोनों स्वभाव कैसे, ये दो भाई ने अच्छे है, मतलब वो ये दोनों का आपस में जमता है, इसका नहीं जमता ये दोनों के साथ में। तो वो क्या बोल रहा है, मैं एंड हूँ ये दोनों के साथ में, मतलब इसका रिलेशन ये दोनों के साथ एंड है, तो इंडिविजुअली उसका रिलेशन इंडिविजुअल होगा दोनों के साथ। ये बोलता है तुम दोनों जब साथ में होते हो तुम मेरी मजा लेते हो, इसलिए वो कभी भी एक साथ में नहीं आ सकता, क्योंकि उसको मालूम है जब भी हम तीन मिलेंगे हमारी मेरी मजा उड़ने वाली। इसलिए वो क्या बोलता है, पहला स्टेटमेंट तू मेरे को अकेले में मिल, पी को क्यू को बोलता है तू मेरे को अकेले में मिल, बाद में मैं उसको दूसरे के साथ में अकेले में मिलूंगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? पी का एंड है क्यू और आर के साथ में, तो इसका मतलब क्या, पी एंड क्यू और पी एंड आर। इधर दोनों भी एंड थे, इसलिए हम तीन भाई तीनों तबाही वाला काम थे। इधर तीन भाई तीनों तबाही। इधर क्या है, इधर ये बोलता है कि मेरा जब ये दोनों साथ में रहते हैं तब ये मेरी मजाक बनाती है, इसलिए मैं दोनों को साथ में नहीं मिलूंगा। अगर मिलना है तो मैं इसको अकेले में मिलूंगा पी एंड क्यू, और बाद में और मतलब क्या, बाद में मैं दूसरे को मिलूंगा पी एंड आर। वैसे ही सिमिलरली बाहर और के लिए फिर एक दूसरा भाई है जिसका स्वभाव और में दोनों के साथ में, पहले भाई का स्वभाव दोनों के साथ एंड में था, अभी और में, तो इधर भी सेम ही। मैं मिलूंगा तो दोनों को अलग अलग मिलूंगा, एक को आज मिलूंगा बाद में एक को कल मिलूंगा, मैं दोनों के साथ में मिल नहीं सकता। ठीक है, समझ में आएगा? इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम देखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ, राइट? डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ में एक चीज कॉमन है, निगेशन। निगेशन होगा तो डी मॉर्गन्स लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है हमको, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। ये तो हमको पता ही, पी एंड क्यू का अगर निगेशन निकालना हो हमको तो उसका वैल्यू क्या आएगा, निगेशन ऑफ पी। एंड का निगेशन हम और लिखेंगे और निगेशन ऑफ क्यू। सिमिलरली और के लिए निगेशन ऑफ पी और क्यू के लिए निगेशन ऑफ पी और का एंड निगेशन ऑफ क्यू। समझ में आ गया? चलो, ये हो गया डी मॉर्गन्स लॉ। अभी हम देखते हैं आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में यूजुअली देखो जब भी आइडेंटिटी वर्ड आता है तो वो वन लिखते हैं, और आइडेंटिटी बहुत से चैप्टर्स में आपको हो चुकी है, जहां पे भी आइडेंटिटी का लॉ हो, प्रॉपर्टी हो, ये हो, आइडेंटिटी जब भी आता है तो वन वर्ड एक कॉमन चीज है आइडेंटिटी के लिए, राइट? तो इधर की आइडेंटिटी भी ऑलमोस्ट सेम ही है, वैसे ही है, बस इधर वन नहीं लिखा, वन के फॉर्म में दूसरा कुछ लिखा है। तो बताता हूँ मैं, हम इसमें मैथमेटिकल लॉजिक में आइडेंटिटी लॉ किसको बोलेंगे, जब टी स्टेटमेंट का एंड दिया है ट्रू के साथ में। इफ वी सपोज वन स्टेटमेंट इज एंड मतलब क्या, लॉजिकल कनेक्टिविटी, वो किसके साथ, कंप्लीटली ट्रू। टी मतलब यहाँ पे टोटोलॉजी नहीं है, टोटोलॉजी को हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, राइट? टोटोलॉजी को हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी और कैपिटल एफ को हमेशा ट्रू और फॉल्स को ट्रू और फॉल्स बोलते हैं हम। ये टी का मतलब अलग है, तो आप बोलोगे सर पी एंड टोटोलॉजी का टी नहीं, पी एंड कैपिटल टी मतलब पी स्टेटमेंट का एंड है ट्रू। ट्रू मतलब क्या, उसके सब जितने पॉसिबल वैल्यूज वो सब ट्रू रहेंगे ये स्टेटमेंट की। तो इसका एंड है पी के साथ में, तो हमको स्टेटमेंट क्या मिलेगा, पी मिलेगा। बट कब, जब एंड रहा तब। जब पी एंड एफ जब रहेगा तब हमको पी नहीं मिलेगा, डायरेक्ट सब स्टेटमेंट ट्रूथ वैल्यू उसके फॉल्स मिलेगा, कंप्लीटली फॉल्स। तो एंड में क्या चीज ध्यान में रखना है आपको, जब एक स्टेटमेंट का एंड टी के साथ में होता है तो हमको वो सेम स्टेटमेंट मिलता है, बट एंड में अगर हम वो स्टेटमेंट का एंड फॉल्स के साथ में करते हैं तो हमको स्टेटमेंट भी नहीं मिलता और ट्रू भी नहीं मिलता, हमको सब ट्रूथ वैल्यूज फॉल्स मिलते हैं। ये हो गई कंसेप्ट एंड के लिए, ये को मैं हाईलाइट करता हूं, ये हो गई एंड के लिए दोनों। पी का एंड टी के साथ करेंगे तो सेम स्टेटमेंट, पी का एंड एफ के साथ करेंगे तो कंप्लीटली फॉल्स। अभी इधर नाउ अभी और के लिए देखते क्या आएगा। इफ सपोज एक स्टेटमेंट का अगर और हम फॉल्स के साथ में कर रहे हैं तो हमको सेम स्टेटमेंट मिलेगा, जैसा एंड के लिए हमने टी के साथ किया था तो हमको सेम स्टेटमेंट मिला था, पी एंड टी इज इक्वल टू पी। बट इन केस ऑफ और P और F it will be P. That means P का और जब हम फॉल्स के साथ करेंगे, मतलब जिसके ट्रूथ वैल्यू सब फॉल्स है, और P क्या है, जिसके जो कुछ पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज रहेंगे T T F F होगा।
ठीक है, अगर दो स्टेटमेंट के लिए कंसिडर किया तो उसका फॉल्स अगर करेंगे तो इज विल बी इक्विवेलेंट टू पी, वो पी सेट मिलेगा। बट कब? जब और के साथ हम उसका एफ करेंगे। समझ में आएगा? अब इधर अगर टी के साथ में और करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? टी मिलेगा। इधर मिला क्या टी हमको, इधर एफ मिला था जब एंड उसका एफ के साथ किया था। जब और में हम टी के साथ करेंगे तो हमको टी मिलेगा। तो एंड और में आपको एक ही चीज याद रखना है, पी तो दोनों जगह आने वाला है पी, बट कब? एंड में जब ट्रू के साथ स्टेटमेंट का एंड होगा तो हम बोलेंगे कि पी स्टेटमेंट मिलेगा। और में वो स्टेटमेंट का और जब एफ के साथ में होगा तो वो स्टेटमेंट मिलेगा, मतलब पी और एफ, इट विल बी एफ। और एंड में क्या बोलेंगे हम? जब उसका एंड होगा एफ के साथ में तो हमको एफ मिलेगा। और में क्या बोला? जब वो स्टेटमेंट का और ट्रू के साथ में होगा तो भी हमको ट्रू मिलेगा। समझ में आएगा कैसे याद रखना है? चलो ये हो गया एक, ये और के लिए हो गया। ये हो गया हमारे आइडेंटिटी लॉ। अब देखेंगे हम कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या बोलता है? P and negation of P will be equivalent to F and P और negation of P will be equivalent to T। मतलब क्या बोल रहा है? अगर दोनों का एंड, कौन दोनों? एक स्टेटमेंट और उसका एंड किया हमने वो स्टेटमेंट के निगेशन के साथ। एक स्टेटमेंट है P, उसका निगेशन है निगेशन ऑफ P, और वो दोनों का अगर एंड किया तो हमको मिलेगा फॉल्स, सब ट्रूथ वैल्यू फॉल्स रहेगी। बट जब हम उसका और करेंगे एक स्टेटमेंट का उसके निगेशन के साथ में, एक स्टेटमेंट है हमारे पास P, उसका निगेशन है निगेशन ऑफ P, तो उसका जब हम और करेंगे ना तब हमको क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा सब वैल्यूज, राइट? ये हो गया कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब क्या है? कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ मतलब क्या? कंडीशनल लॉ मतलब क्या? P इंप्लीकेशन क्यों दिया रहा था उसको हम कैसा लिख सकते हैं? नहीं ये कुछ तो भी गलत लिखा मैंने। निगेशन ऑफ P इंप्लीकेशन क्यों अगर रहा तो उसको हम कैसे लिखते हैं? निगेशन ऑफ P और Q। इसको बोलेंगे हम कंडीशनल लॉ। किसको? जब P हमको इंप्लाई करेगा P Q की तरफ तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? निगेशन ऑफ P और Q, राइट? समझ में आ गया आपको? ये 8 लॉ है और एक दो लॉ है जो मैंने नहीं दिए क्योंकि वो हमको उसका कुछ काम ही नहीं है एक्सरसाइज में, वो बस उन्होंने समझने के लिए दिए। बट हमको ये 8 लॉ का काम करने वाला है एक्सरसाइज में, राइट? कौन से लॉ है? इंडिपेंडेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ एंड कंडीशनल लॉ। ये जो 8 लॉज है इसका हमको एक्सरसाइज नंबर 1.4 में काम। तो ये आपको पहले थोड़ा पढ़ लो, मतलब क्या कॉन्सेप्ट है वो समझ लो पहले, फिर लर्न कर लो डायरेक्ट, क्योंकि आपको ये और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना मतलब आपको जैसा जैसा आप ये 10 बार आपके हाथ के नीचे से जब जाएगा तब आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है और ये पूरी इसके आगे की एक्सरसाइज पूरी इसकी ये लॉस के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लिए। तो फ्रेंड्स अभी हमने जैसे कि सब लॉस देख लिए, राइट? अभी उसके ऊपर हमको जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के उसके ऊपर मैं कुछ आपको नॉर्मल शॉर्ट एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, तो हमको क्या बोला क्वेश्चन में? एग्जांपल नंबर 1 में राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया हमको इसके निगेशन निकालना है, ये पहले इसका और ये सेकंड नंबर का। तो फर्स्ट पहले वाला कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसका निगेशन निकालना है। ठीक है, कैसा करेंगे सॉल्व? निगेशन ऑफ P और Q एंड Q और निगेशन ऑफ R, राइट? इसका निगेशन निकालना है हमको। तो कैसे निकालेंगे बताओ? इसको अगर P और इसको Q कंसिडर करें, ये P एंड Q, मतलब ये पूरे ब्रैकेट को P और इसको Q, तो निगेशन ऑफ P एंड Q क्या लिखते हैं हम? निगेशन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड होगा तो और, एंड निगेशन ऑफ सेकेंड टर्म Q और निगेशन ऑफ R। बट अब ये हमने कहाँ से लिखे? ये हमको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, मेंशन मतलब कैसा? मैंने आपको अभी इसके पहले जो टेबल समझाया मैंने आपको, उसमें देखो एक डी मॉर्गन्स लॉ करके एक लॉ है, सिर्फ वो एक ही लॉ ऐसा है जिसमें निगेशंस आता है, राइट? तो यहाँ पे हमने निगेशन निकाला, ये इसको P कंसिडर किया, इसको Q, उसको सेपरेटली निगेशन दिया और एंड था तो और लिखा था, राइट? तो इधर हमको मेंशन करना पड़ेगा कौन सा लॉ यूज किया हमने? डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। चलो ये डी मॉर्गन्स लॉ से ये सेपरेट कर दिया।
अब इसको फिर आगे सॉल्व करते हैं। निगेशन ऑफ पी और क्यू, इसको कैसे लिख सकते हैं? निगेशन ऑफ पी और है तो एंड निगेशन ऑफ क्यू। देखो इधर निगेशन ऑफ पी और क्यू है तो निगेशन ऑफ पी और का एंड निगेशन ऑफ क्यू। समझ में आ गया? ये देखो ये और जैसे क्यों है सर, इधर क्या है? निगेशन ऑफ डबल ये है तो निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ क्यू और का एंड निगेशन ऑफ निगेशन आर। निगेशन ऑफ निगेशन आर मतलब क्या आएगा? हमको आर मिलेगा, राइट? निगेशन ऑफ निगेशन आर बराबर है आर मिल गया। निगेशन ऑफ निगेशन क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं। तो ये देखो यहाँ पे भी हमने क्या किया? इनडायरेक्टली निगेशन सॉल्व किया। तो यहाँ पे भी हमको क्या मेंशन करना पड़ेगा? डी मॉर्गन्स लॉ, राइट? ये देखो यहाँ पे अभी हमने निगेशन इसका सॉल्व कर दिया। अभी क्या दिख रहा है हमको? देखो इधर निगेशन क्यू है, इधर निगेशन क्यू है, बट ये इधर राइट हैंड साइड में पी एंड के बाद में ये और ये एंड के पहले, तो हम इसको क्या करते हैं? इसको इधर पहले लिख लेंगे। तो क्या कैसे लिखेंगे? निगेशन क्यू, ये इसको हम अल्टरनेट कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा मतलब एक्सचेंज कर रहे हैं। मैंने देखो इसके पहले अभी जो लॉ बताया, सपोज पी एंड क्यू, इसको इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, मतलब पी क्यू एंड पी के। कौन सा लॉ था ये? हमारा कम्यूटेटिव लॉ था, राइट? सेकंड नंबर का पहला इंपोर्टेंट था, सेकंड कम्यूटेटिव था। उसमें क्या बोला था मैंने? P and Q is equivalent to Q and P, राइट? तो यहाँ पे देखो इसको P करो, इसको Q करो, तो इसको ही मैंने अगर Q and P के हिसाब से कैसा लिखूंगा? निगेशन ऑफ P पहले लिखूंगा, बाद में एंड जैसे कि वैसा, और फिर निगेशन ऑफ P और बाकी सब जैसे कि वैसा। इधर लॉ मेंशन करना पड़ेगा मेरे को। कौन सा लॉ है ये? कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। चलो नाउ अब देखो इधर निगेशन ऑफ क्यू है, इधर निगेशन ऑफ क्यू है, तो दोनों जगह से मैं निगेशन ऑफ क्यू कॉमन लिखूंगा, निगेशन ऑफ क्यू। अब एंड है दोनों जगह तो एंड आएगा। क्यू का रिलेशन दोनों के साथ कैसा लिखने का? एंड है, आर के भी साथ एंड है और पी के साथ भी एंड है। एंड इन ब्रैकेट ये पहले टर्म से कॉमन निकाला क्यू, तो इधर क्या बचेगा? निगेशन ऑफ पी, ये और जैसे का वैसा दोनों ब्रैकेट पी और आर के बीच में रिलेशन और है ना, तो निगेशन ऑफ पी आ गया, ये और निगेशन ऑफ, सॉरी नॉट निगेशन, डायरेक्ट आर। ये कैसे लिखे हमने? ये क्यू कॉमन निकाले, मतलब ये कौन सा लॉ होगा हमारा? कौन सा लॉ बताया था मैंने आपको? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि शायद वो पी एंड क्यू, पी एंड आर। तो इसको मैंने क्या बताया था आपको? Q और R डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, राइट? दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ गया। इसके आगे कुछ कर सकते हैं क्या हम? और नहीं। तो ये हो गया इसका निगेशन, हमको निगेशन निकालने का था, राइट? तो ये स्टेटमेंट का निगेशन क्या मिला हमको? निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ P और R। ये ऐसे लॉस मेंशन करना है आपको। कौन से लॉ यूज कर रहे हो आप ये स्टेटमेंट में? मतलब ये स्टेटमेंट का ये आंसर लिख रहे हो तो कौन से लॉ से कर रहे हो आप? कन्वर्शन बता रहे हो, राइट? अभी हो गया एक एग्जांपल, अभी बताता हूँ मैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या है? P एंड Q और R। चलो देख लेते हैं। निगेशन ऑफ P एंड Q और R, निगेशन निकालना है, राइट? निगेशन, इसलिए मैं निगेशन लिख रहा हूँ बाहर, ठीक है? अब इसको इंडिविजुअली सेपरेट कर लेंगे आप। निगेशन ऑफ P एंड का और निगेशन ऑफ ये वाला Q और R। क्या बोलेंगे हम इधर? निगेशन सॉल्व कर रहे हैं, मतलब डी मॉर्गन्स लॉ, राइट? डी मॉर्गन्स लॉ। चलो अभी क्या लिखेंगे? अभी ये मिल गया, ये तो जैसे को ऐसा रखेंगे, इसका निगेशन सॉल्व करेंगे। निगेशन ऑफ P, ये और जैसे को ऐसा। निगेशन ऑफ Q और R मतलब निगेशन ऑफ Q और का एंड निगेशन ऑफ R। समझ में आएगा कैसे लिखा हमने? यहाँ पे भी हमने क्या किया? डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ यूज किया। अभी इसके आगे कुछ कर सकते हैं क्या हम? और इसके आगे इसको इंडिविजुअली लिख सकते हो अगर आपको लिखने का हो तो, नहीं भी लिखा तो भी
आ गया हमारा निगेशन का जो आंसर निकालने का था हमको, वो तो आ गया। अब ऐसा कुछ इसमें ये नहीं है। देखो आपको अगर निकालना हो इसके आगे की स्टेप तो आप क्या करेंगे, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q लिखेंगे, या एंड आ जाएगा बीच में, फिर निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ R लिख लेंगे। एक कौन सी प्रॉपर्टी हो गई हमारी, ये वाली प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेकिन वैसा अपना आंसर यहाँ तक किया, अगर ये अपने को आता था तो इसका भी हम कॉमन निकाल लेते कि निगेशन ऑफ P दोनों साइड है इसलिए, और फिर हम ये लिखते थे निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ R। तो ऐसा आपको प्रॉपर्टीज मेंशन करना है हर जगह पे, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो फ्रेंड्स। अभी देखते हैं हम क्वेश्चन एग्जांपल नंबर सेकंड। बट सेकंड एग्जांपल बताने से पहले मेरे को आपको मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले लॉज बताया ना, उसमें दो लॉज मैं आपको बताना भूल गया था, कंडीशनल और बाय कंडीशनल के लिए। तो कंडीशनल लॉ क्या बोलता है हमको, कंडीशनल बाय कंडीशनल तो वैसे भी हमने स्टेटमेंट ये जब देखा था स्टेटमेंट पैटर्न्स, तभी मैंने बता दिया था आपको लॉजिकल कनेक्टिविटीज के वक्त, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल। तो कंडीशनल मतलब क्या होता है, इम्प्लीकेशन होता है, और बाय कंडीशनल मतलब डबल इम्प्लीकेशन। तो इधर लॉस की इसमें इम्प्लीकेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इफ P इम्प्लाई Q इज इक्वल टू निगेशन ऑफ P और Q। मतलब अब जब हमको जब इफ और देन में अगर स्टेटमेंट दी रही तो उसको हम इम्प्लीकेशन के फॉर्म में डिनोट करते हैं, P इम्प्लाई Q, उसको हम इसके इक्विवेलेंट बोल सकते हैं निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ P और Q। और बाय कंडीशनल लॉ के लिए हम क्या बोल सकते हैं, if P is double implication with Q then we can write P imply Q and Q imply P। मतलब क्या, दो ये तो मैंने वैसे बाय कंडीशनल के वक्त ही बता दिया था, P की तरफ से एक बार Q की तरफ जाना है एंड लिखना है, फिर Q की तरफ से फिर P की तरफ आना है, Q imply P। और P implication Q के लिए हम क्या बोल रहे हैं, कंडीशनल लॉ के हिसाब से निगेशन ऑफ P और Q। तो इसके लिए क्या बोलेंगे, निगेशन ऑफ Q और P। समझ में आ गया। ये दो फिर वो जो मैंने इसके पहले आपको बताया था उसके साथ ये दोनों भी लिख के रखो, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये मेरे से रहेगा था इंपॉर्टेंट लॉजिक स्टेटमेंट मैथमेटिकल, राइट। चल अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ एंड देन। हमको ये स्टेटमेंट लिखना है बट इसमें इफ और देन है, तो हमको ये इफ एंड देन नहीं लिखना है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, पहले लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं, अज्यूम करते हैं दो स्टेटमेंट्स। तो हम P को अज्यूम करेंगे, इफ और देन के बीच वाली सेंटेंस को हम P अज्यूम करते हैं। तो इधर क्या है, इफ प्राइसेस इंक्रीजेस, तो प्राइसेस इंक्रीजेस को हम P अज्यूम करते हैं, प्राइसेस इंक्रीजेस। ठीक है, चलो फिर देन के बाद वाले स्टेटमेंट को हम Q अज्यूम करते हैं। तो Q को क्या लिखेंगे, द वेजेस राइज। ठीक है, अब देखो, और हमको इफ एंड देन के फॉर्म में दिया है, मतलब स्टेटमेंट कैसा दिया है हमको, P इंप्लीकेशन Q। अगर इफ एंड ओनली इफ होता तो P डबल इंप्लीकेशन Q लिखते, बट हमको क्या दिया है, P इंप्लीकेशन Q दिया है, और हमको इफ एंड देन के फॉर्म में नहीं लिखना है। तो हम इसको किसके इक्विवेलेंटली लिख सकते हैं, P इंप्लीकेशन Q को अकॉर्डिंग टू लॉज, कंडीशनल लॉ। P इंप्लाई Q के लिए हम क्या लिख सकते हैं, निगेशन ऑफ P और Q लिख सकते हैं, बराबर है, निगेशन ऑफ P और Q। P इंप्लीकेशन Q को निगेशन ऑफ P और Q लिख लिया हमने। अब हमको ये स्टेटमेंट के इसमें सेंटेंस के इसमें लिखना है, ये स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट पैटर्न। तो हमको Q है हमारे पास, लेकिन P है क्या, नहीं है। निगेशन ऑफ P चाहिए हमको, P है लेकिन निगेशन ऑफ P चाहिए। तो चलो P के ऊपर से हम निगेशन ऑफ P क्या लिखेंगे, निगेशन ऑफ P यहाँ से देखो, यहाँ से निगेशन ऑफ P क्या लिखिए, प्राइसेस इंक्रीजेस बोल रहा है, तो हम सीधा बोल देंगे प्राइसेस डू नॉट इंक्रीज, प्राइसेस डू नॉट इंक्रीजेस। चल ये P था, इसका निगेशन बनाया तो डू नॉट डाल दिया सिर्फ बस। अब ये स्टेटमेंट पैटर्न को हम सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसा लिखेंगे, निगेशन ऑफ P है मतलब ये, तो चलो निगेशन ऑफ P और Q हम इसको लिखेंगे प्राइसेस डू नॉट increases, prices do not increases, ये होगा निगेशन ऑफ P और Q क्या है, तो वेजेस राइज, द वेजेस राइज, निगेशन ऑफ P और Q।
निगेशन ऑफ पी ये है प्राइसेस डू नॉट इंक्रीज, प्राइसेस डू नॉट इंक्रीजेस और द वेजेस राइज, और द वेजेस राइज। खत्म। हमारे स्टेटमेंट में से ई फॉर देन उड़ाना था, ई फॉर देन उड़ गया, बात खत्म। बस इतना ही करना था। समझ में आ गया? ये दोनों भी आप नोट डाउन कर लो, कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल, वो हमारे लॉस वाले चार्ट में। और ये होगा सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का एग्जांपल। अभी इसके बाद में लेक्चर नंबर 18 में 19 में इसके बाद वाले लेक्चर जो रहेगा लेक्चर नंबर 19, उसमें हम क्या करेंगे, एक बचा हुआ इसका बाद का एक एग्जांपल है, सॉल्ड एग्जांपल नंबर 3, वो मैं आपको बता दूंगा 5 मिनट में हो जाएगा वो एग्जांपल। उसके बाद में हम चालू करेंगे नई एक्सरसाइज नंबर 1.4 है शायद, ठीक है। तो आई होप आज जो कुछ मैंने आपको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।